Hello everyone, welcome back to another video of Economic Zone. This is me, अंबिका. और जो हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हम रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हमारी जो 1 है उसमें क्या था, हमारी जो कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा से फॉर्म करने की सोच रहे थे, रीफॉर्म करने की सोच रहे थे. तो हमारे रीजंस क्या थे जो हम अपनी इकोनॉमी को रीफॉर्म करने की सोच रहे थे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब क्या था, हमारा जो 156 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने अपना बहुत ज़्यादा रोल बढ़ा दिया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट का एम क्या था, सोशल जस्टिस, इक्विटी, ये सारे रीजंस थे, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस था हमारा पब्लिक सेक्टर का. एक रीज़न तो ये था. फिर आता है सेकेंड रीज़न, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब इसमें क्या होता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि मीन्स हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट जो था वो कम हो रहा था. अब क्या था कि मीन्स हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था, टैक्सेस लगा दिए थे, पर स्टिल हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे. और जो हमारे जो गुड्स थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और प्राइसेस भी ज़्यादा थे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो कम हो गया था. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो हमारा ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था. इस वजह से ये भी रीज़न था कि हम इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की सोच रहे थे. थर्ड आता है डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व. अब क्या था कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट तो हमारा कोई हो नहीं पा रहा था और इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट हो रहा था. अब एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे लो क्वालिटी के गुड्स थे और प्राइसेस भी ज़्यादा थी. तो हमारे पास क्या है, ना तो कोई यूरो आ रही थी, पाउंड आ रहा था, डॉलर आ रही थी, और हम क्या वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे. तो जो हमारी करेंसी है वो जा रही थी. तो हमें एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें अपनी करेंसी की भी शॉर्टेज हो गई थी. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर. इन्फ्लेशन प्रेशर मतलब पता है कि प्राइसेस बढ़ जाना. अब क्या था कि हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे थे, जो हमारी असेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे. तो क्या जो हमारी असेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, हाई बर्डन ऑफ डेट्स. अब क्या था, हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा थे और सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, रेवेन्यू तो था नहीं उसका. तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट को अपने खर्चे निकालने के लिए उन्होंने क्या, पब्लिक से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको बोरो करना पड़ा, उसको उधार लेना पड़ा. तो क्या हुआ, हमारा जो गवर्नमेंट का डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उधार जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो ये सारे हमारे रीजंस थे जो हम सोच रहे थे अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करें. अब उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह जी थे, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पी वी नरसिम्हा राव थे. तो उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारा देश तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, ऐसे कैसे हम देश को चलाएंगे. तो हमारे मनमोहन सिंह ने जी क्या किया कि उन्होंने अप्रोच किया, वो वर्ल्ड बैंक के पास गए और IMF के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें $7 बिलियन जो है, सॉरी $7 बिलियन जो है वो आप हमें एज अ लोन दे दो ताकि हम अपनी कंट्री को चला सकें. तो उन्होंने कहा कि हम आपको इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे दें हम आपको, आपका तो बाहर की कंट्री के साथ आप तो ना कोई ट्रेड भी नहीं करते हो, ना आपका पास ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, बाहर की कंट्री के साथ आप डील नहीं करते हैं, वो किस बेस पे दें. तो फिर मनमोहन सिंह ने कहा कि आप ही बता दीजिए कि हम क्या करें, हमें कैसे लोन मिल सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अभी. तो उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे साथ 3 एग्रीमेंट साइन करते हो तो हम आपको लोन ले देंगे. तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप बताइए. तो उन्होंने कहा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी 3 पॉलिसीज़ हैं, ये 3 एग्रीमेंट्स हैं, अगर आपने इन तीनों पर साइन कर दिया तो हम आपको लोन दे देंगे. तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमारी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा बुरी है, तो अपने इस जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इसको कम करने के लिए या इससे बाहर आने के लिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी. तब उन्होंने क्या किया, 3 एग्रीमेंट साइन कर दिए. तब उसके बाद हमें कह सकते हैं कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई. लेकिन उससे पहले हमें 2 मेजर्स लेने की जरूरत थी. वो थे शॉर्ट टाइम मेजर्स एंड लॉन्ग टाइम मेजर्स. शॉर्ट टाइम मेजर्स होते हैं जैसे कि स्टेबलाइजेशन, और लॉन्ग टाइम मेजर्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स. अब शॉर्ट टाइम जो हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कि हम अपना बैलेंस करें इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को. ये भी ना हो कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा हो और एक्सपोर्ट ना हो, तो हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है. और दूसरा आता है कि हम अपना जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हम उसको मेंटेन करके रखें. और आता है हमारा स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म था, उसमें आता है हमारा कि हम अपना क्या है कि एफिशिएंट यूज़ करें हम अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं यूटिलाइजेशन करें, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूज़ करें, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि कंपटीशन को इंक्रीज़ करना है हमें. तो सबसे पहले हमने इस तरह के मेजर्स लिए. फिर उसके बाद हमने अपनी जो 3 मेन पॉलिसीज़ थी उनको इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर.
मतलब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सबको हटा देना। तो इसके अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर जहाँ जहाँ रिफॉर्म लिए गए थे हम उसको डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल रिफॉर्म, फिजिकल को हम टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब पहला आता है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या था, मींस जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहले क्या था कि हमें आपको अगर हमें अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है या हमारा ऑलरेडी कोई जो बिजनेस चल रहा है उसको हमें अगर एक्सपैंड करना है तो हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उस लाइसेंस को हटा दिया गया, उसको रिडक्शन कर दी गई, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। और अगर हमें बिजनेस को अपना एक्सपैंड करना है तो हमें उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। फिर सेकंड आता है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मीन्स क्या था, पहले क्या था, हमारा गवर्नमेंट के पास 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व थी, लेकिन अब उसने क्या अपने पास 3 इंडस्ट्रीज़ को रखा है और उसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर एंटर कर सकती हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट ने 3 इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर रखा था, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, डिफेंस इक्विपमेंट एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये 3 इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट अपने पास रखी थी और सब गवर्नमेंट को, प्राइवेट को देती थी। फिर थर्ड आता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन मीन्स जो पहले रिजर्व कर रखा था उसको हटा देना। अब पहले ये कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी 5 लाख रुपीज़ थे, पहले तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी कि अब आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जब वो गुड्स रिप्रोड्यूस करने, जो गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं उनको डी रिजर्व कर दिया, मीन्स उनमें से जो रिजर्वेशन थी वो हटा दी। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट। अब प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या था, अब हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या प्राइस होगी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, इट इज़ डिसाइड बाय द फोर्स ऑफ द डिमांड। जो भी उसकी डिमांड होगी उस हिसाब से उसकी प्राइस तय की जाएगी। फिर आता है इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, मीन्स यह था कि हमें फ्रीडम मिल गई कि हम बाहर से कैपिटल गुड्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, और हम टेक्नोलॉजी को भी बाहर से ला सकते हैं ताकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर सकें। फिर आता है हमारा मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम MRTP एक्ट भी कहते हैं। मतलब ये था कि मोनोपली नहीं होना चाहिए और कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, इन सबको हटाने के लिए भी एक एक्ट लाया गया ताकि हमारे साथ फ्रॉड वगैरह ना हो, इसके चांसेस कम हो। तो ये तो हमारे थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म किए गए, लाइसेंस में रिडक्शन कर दी गई, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, डी रिजर्वेशन कर दी गई, प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मार्केट, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो मैंने जो नोट्स जो बनाए हैं इसके ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं, अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मीन्स आता है मनी से रिलेटेड। तो इसमें क्या रिफॉर्म लिए गए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, जो हमारा पहला था चेंज इन द रोल ऑफ RBI। पहले क्या था, रोल RBI जो था हमारा वो रेगुलेटर था, वही चलाता था सारे बैंक्स को, लेकिन अब क्या किया, उसका रोल जो था वो चेंज कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया। द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। अब उसको क्या किया, फैसिलेटर बना दिया गया। इस्टेब्लिश ऑफ प्राइवेट बैंक्स की स्टैब्लिशमेंट हुई, जैसे कि हमारा HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उन सब की स्टैब्लिशमेंट हुई। फिर उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज़ इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था कि हम 40% तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे जो हमारे फॉरेनर्स थे, लेकिन अब क्या था, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा दी गई, 51% तक कर दी गई। और जब 51% कर दी गई तो उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इसमें मेन हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम आगे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब बैंक्स को फ्रीडम मिल गई कि वो अपनी न्यू ब्रांचेस को भी खोल सकते हैं इन डिफरेंट एरियाज़ में, और उनको RBI की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब आता है हमारा फिजिकल रिफॉर्म या टैक्स से रिलेटेड क्या रिफॉर्म किया गया। इसमें आता है मीन्स इट रेफर टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर नोन एज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में और टैक्सेशन में जो भी रिफॉर्म किए हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जो हमारे टैक्स होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर क्या रिफॉर्म लिया गया, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इसलिए रिडक्शन की गई ताकि लोग जो थे पहले डरते थे कि उनको टैक्स ना देना पड़े, सो दैट पीपल डू नॉट एस्केप फ्रॉम टैक्सेस एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, ताकि लोग टैक्सेस से ना बचें और अपनी इनकम को भी छुपाएं नहीं कि कितनी इनकम है वो भी बता दें। एक आता है रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या होता है,
जो टैक्स रेट जो थे वो डिफरेंट थे डिफरेंट एरियाज़ में। तो एक कॉमन मार्केट क्रिएट करने के लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया, ताकि रिफॉर्म आ सके इनडायरेक्ट टैक्स में, लोगों को डिफरेंट टैक्स ना देने पड़े, सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़े। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस मीन्स जो प्रोसेस है टैक्स पेइंग का वो सिंपल बनाया गया, ताकि जो टैक्स देने वाले हैं वो जितना सिंपल प्रोसेस होगा उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अब आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या किया गया था, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी मीन्स जो हमारी रुपी की वैल्यू जो है उसको कम कर दिया था, ताकि हम अपना मेंटेन कर पाएँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को। और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, अब मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि मीन्स रुपी की क्या वैल्यू होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ये मार्केट डिसाइड करेगी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म आए थे, पहला तो ये था कि रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स आपको बाहर से कितना भी इम्पोर्ट करना है उसके ऊपर जो था, अब कितनी भी आप क्वांटिटी में बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हम कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन्स अगर हमें बाहर भेजना है तो उसके लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना, और अगर हम बाहर से कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो उस पर जो टैक्स जो था वो कम कर दिया था, रिडक्शन कर दी थी। रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, अब इसमें क्या था मीन्स कुछ भी हैज़ार्डियस है या इन्वायरमेंटल सेंसिटिव सामान अगर हम कुछ मंगवा रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और किसी की चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो इन सब चीज़ों में था ये हमारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे काम है वो पहले खुद करी थी, लेकिन अब क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही किसी थर्ड पर्सन को, ताकि वो उनसे काम करा सके और अपना टाइम बचा सके। और जिस कंट्री को आउटसोर्सिंग के लिए बेस्ट माना जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या एक तो लो वेज रेट है, मीन्स लोग जो है वो कम पैसों पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, और उनको पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इसलिए इंडिया को फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता है आउटसोर्सिंग का, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट पे अपना काम कराना। अब पता है गैट, गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इसलिए स्टैब्लिश हुआ था क्योंकि सुपरवाइज करता है ट्रेड को, जो भी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं उन सबको सुपरवाइज करने के लिए गैट को स्टैब्लिश किया था, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए। फिर आता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो स्टैब्लिशमेंट थी वो 1995 में हुई थी। इसको हम सक्सेसर मानते हैं अपना गैट का, मीन्स जो डिस्प्यूट्स जो प्रॉब्लम्स हमारी गैट नहीं सॉल्व कर पाया था वो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर पाया था। और एट प्रेजेंट इसके 164 मेंबर्स हैं, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। अब आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मीन्स क्या था कि ये एक वो सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सेंट्रल बैंक जो है उसने क्या किया था, विड्रॉ कर लिए थे ओल्ड करेंसी ऑफ नोट्स को, एक सर्टेन डिनोमिनेशन है जिनको किया था, मीन्स ₹500 है और जो ₹1000 थे इनके नोट्स को विड्रॉ कर लिया था। और इसके बदले में क्या किया था, उन्होंने 500 के और 2000 के जो नोट्स थे इनकी न्यू सीरीज़ को इशू की थी, ताकि वो क्या था कि जो ब्लैक मनी जो सर्कुलेट हो रहा था उन सबको स्टॉप करने के लिए। अब आती है हमारी अचीवमेंट्स क्या थी LPG पॉलिसी की। तो हमारी फर्स्ट तो थी इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो बढ़ गया था, पहले 5.6% था, फिर ये 8.2% पर एनम हो गया ईयरली। कहता है इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में था कि हमारी गवर्नमेंट ने 100% इन्वेस्टमेंट जो थी वो फॉरेनर्स को अलाउ कर दी थी। उसने कहा था कि आप इन ऑल 25 सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मीडिया में, स्पेस में और डिफेंस में आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। फिर आता है राइज इन, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया था, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स आ रहे थे अपने साथ, नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रहा था, हमने अपने प्राइसेस पे कंट्रोल कर लिया था। इंक्रीज़ इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था, क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया था तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था। तो ये तो सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं LPG पॉलिसी की। अब आता है कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस में आता है कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट,
मीन्स क्या है कि हमारी ग्रोथ तो बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन क्या है कि ये इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहा था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब क्या है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे थे, अपना सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे थे, हम निगलेक्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर को। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो मेन है हमारा, क्योंकि उसी की वजह से तो हम लोग अपना खाना खा पाते हैं, फूड ग्रेन्स वो इंपॉर्टेंट है हमारा। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लो लेवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये था कि मीन्स अब जैसे कि हमारी फॉरेन मार्केट है, मान लो चाइना है, वो अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कम प्राइसेस में मिल रही है। हमारे तो क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स की जगह अपना बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें कम प्राइसेस में मिल रहा है। तो क्या है, और इसने क्या है, एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया था हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को। मीन्स हमारी यहाँ की मार्केट जो थी, डोमेस्टिक मार्केट थी, वो ख़राब हो रही थी। और एक आता है हमारा इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ में क्या है कि मीन्स हमारा सर्विस सेक्टर तो अच्छा चल रहा था, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर हम उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो हमारी ग्रोथ जो थी वो अनबैलेंस हो गई थी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हमारा फेलियर है हमारे एलपीजी पॉलिसी का, बिकॉज इसको हम कहते हैं शो ऑफ एंड फ्री चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो थे वो कोई भी प्रोडक्ट जो थे वो खरीद सकते थे, उनकी अपनी एक डिमांड थी। तो क्या है कि इससे मार्केट हमारी एक्सपैंड हो रही थी और अट्रैक्ट हो रहे थे वो लग्जीरियस आइटम्स की तरफ, तो इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ एलपीजी। फिर अब आता है हमारा डिमोनेटाइजेशन, मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सेंट्रल बैंक विड्रॉ द डिनोमिनेशन ऑफ ओल्ड करेंसी ₹500 की, और जो ₹1000 के नोट्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया था, और उसके बदले में ₹500 की और जो 2000 है उसकी न्यू सीरीज़ को इशू किया था एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है कि ये 1 जुलाई 2017 को आया था, और इसने बहुत सारे 17 टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था। इसका मोटो या क्रेड होता है वन नेशन वन टैक्स। तो हमने आज की इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को अपना रिवाइज़ किया है, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब क्या है कि एग्जाम टाइम में बस इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, तो ये वीडियो इसलिए बनाई कि हम शॉर्ट में कम टाइम में अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दें। और जो भी मैंने आपको आज का जो भी कंटेंट पढ़ाया है उसके नोट्स का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी ही और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को बनाऊँ और उसे अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।